हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का अगर हम संधि विच्छेद करें, फोटो माने लाइट की प्रेजेंस में, रेस्पिरेशन माने श्वसन। ऐसा श्वसन जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो अधिकतर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम लोग जानते हैं श्वसन की ये प्रक्रिया को, और ये श्वसन की प्रक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं करती, यानी कि ये अंधेरे और प्रकाश में दोनों में लगभग समान होती है। लेकिन एक तरह का रेस्पिरेशन ऐसा होता है जो कि सिर्फ लाइट में होता है और उसके अंदर भी ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस फोटो रेस्पिरेशन को सबसे पहले ऑर्गन ब्राउज और हेजमैन ने रूबिस्को एंजाइम की दोहरी भूमिका के रूप में बताया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो दो तरह की भूमिका अदा करता है। वो कार्बोक्सिलेज की तरह से भी काम करता है और वो ऑक्सीजनेज की तरह से भी काम करता है। अब कैसे करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फोटो रेस्पिरेशन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है जो उनको डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि फोटो रेस्पिरेशन हमेशा हॉट ड्राई डेज में होता है। गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए और दिन होना चाहिए, दैट इज़ लाइट इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। ड्राई इसलिए होना चाहिए ताकि उसको गर्मी के कारण, ज़्यादा गर्मी और ड्राइनेस के कारण उसमें ड्राइनेस से बचने के लिए स्टोमेटा क्लोज रहें, क्योंकि स्टोमेटा जब क्लोज होंगे तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा। और ऐसे समय में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है जबकि स्टोमेटा बंद होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड विल गेट यूज्ड अप और ऑक्सीजन की रेशो बढ़ जाती है। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है और स्टोमेटा बंद है, जब स्टोमेटा खुले हैं तो गैसियस एक्सचेंज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आती भी रहेगी अंदर और ऑक्सीजन बाहर निकलती भी रहेगी। लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज्ड है तो उस समय फोटोसिंथेसिस तो हो ही रहा है ना, तो श्वसन से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली जाती है। तो ऐसे केस में, और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकल ही रही होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की रेशो में रेशो इस तरीके की हो जाती है कि ऑक्सीजन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हॉट ड्राई ब्राइट डे में हो गया, स्टोमेटा बंद हो गए, ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की जगह, और एक 2 मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है। और इस केस में कोई शुगर वगैरह नहीं बनती है और ATP भी नहीं बनती। अब फोटो रेस्पिरेशन को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि C2 साइकिल। C2 साइकिल किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 2 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको कि फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं, इसीलिए इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। और तीसरा इसका नाम है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। सो देयर आर 4 नेम्स: फोटो रेस्पिरेशन, C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। अब ये होता कहाँ है? ये मीजोफिल सेल्स में होता है, ग्रीन लीव्स की मीजोफिल सेल्स में होता है और अधिकतर C3 प्लांट्स के अंदर होता है। और जैसे कि रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया काम में आ रहे थे, ये जो प्रक्रिया है
ये 3 ऑर्गेनेल्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो 3 ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट इन फोटोरेस्पिरेशन. नाउ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज़ हाई टेम्परेचर होना चाहिए. ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. अब हम देखते हैं, जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में क्या होता था? शुरुआत होती थी रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट से. रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड अ 6 मॉलिक्यूलर इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच इज़ अनस्टेबल, जो कि इमीडिएटली 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता था और हर इंटरमीडिएट कंपाउंड से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनते थे. ये केल्विन साइकिल की शुरुआत थी. तो ये तो नॉर्मल केस हो गया जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुतायत में होती है. लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है और ऑक्सीजन ज़्यादा होती है सेल के अंदर, तो उस समय जो एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम RUBP ऑक्सीडेज की तरह से काम करना शुरू कर देता है और 2 चीज़ें बनाता है. एक तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड. 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो आगे केल्विन साइकिल में चला जाए, किसी भी तरीके से यूज़ हो जाएगा. लेकिन जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनता है, ये आगे C2 साइकिल प्रारंभ करता है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस के. मैं आपको बता चुकी हूँ रूबिस्को जो बनता है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है और इसके अंदर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर. नाउ द नेक्स्ट इज द साइकिल. अब ये जो C2 साइकिल है, उस C2 साइकिल में ribulose diphosphate when reacts with carbon dioxide forms 3 phosphoglyceric acid and it goes in the C3 cycle. But when it reacts with oxygen in the presence of RUBP oxygenase enzyme, it forms 2 phosphoglycolic acid. 2 phosphoglycolic acid in the presence of phosphatase enzyme forms glycolic acid. और इधर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था, अब एक एक को हम लेते हैं. ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड 2 चीज़ें बनाता है. ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड बनाता है. उनमें से ग्लाइऑक्सिलिक एसिड ग्लाइसिन और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में. क्या हुआ? ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड बना. ग्लाइऑक्सिलिक एसिड ग्लाइसिन और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. किसके प्रेजेंस में? ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में. अब ग्लाइसिन जो बनी वो ग्लाइसिन कहाँ शिफ्ट हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया में आ गई. पेरोक्सिसोम में जो ग्लाइसिन बनी
दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन लाइट के अंदर NAD को NADH2 में कन्वर्ट करके एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, एक NH3 निकालता है और सीरीन में परिवर्तित हो जाता है। सीरीन बन गई। अब ये सीरीन परऑक्सीसोम में चली जाती है। परऑक्सीसोम में आने के बाद एक NH3 ग्रुप निकाला इसने और हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड बना लेता है। हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड NAD को NADH2 में परिवर्तित करता है और ग्लिसरिक एसिड बना लेता है और ये ग्लिसरिक एसिड फिर क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है और क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद ये ग्लिसरिक एसिड फिर से क्या बना लेता है, ग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है। तो कहाँ से चले, 2-फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से ग्लाइकोलिक एसिड बना, ग्लाइकोलिक एसिड परऑक्सीसोम में आया, परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हुआ, ग्लाइक्सिलिक एसिड ग्लाइसिन में परिवर्तित हुआ, ग्लाइसिन परऑक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में आया और माइटोकॉन्ड्रिया से में ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हुआ, सीरीन फिर वापस परऑक्सीसोम में गया, सीरीन फिर हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में परिवर्तित हुआ, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड ग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हुआ, ग्लिसरिक एसिड परऑक्सीसोम से क्लोरोप्लास्ट में आया और क्लोरोप्लास्ट में फिर ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एक ATP मॉलिक्यूल के यूटिलाइजेशन से। सो दिस इज अबाउट कंप्लीट साइकिल ऑफ ग्लाइकोलेट चक्र। उसके बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटो रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन। देखिए, दो तरह के रेस्पिरेशन हमने पढ़े, आपका हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। पहला स्टेबल प्रोडक्ट फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट होता है। श्वसन में क्या होते हैं, जो खाना बनता है, जो फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ये होते हैं। उसके बाद में होता है नया पदार्थ बनता है, ग्लाइकोलेट नया सिंथेसाइज होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस में संचित हो जाता है रेस्पिरेशन के अंदर जो भी सबस्ट्रेट होता है। फिर फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनेल्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर H2O2 बनती है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है, जो कि बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है, जबकि श्वसन में H2O2 नहीं बनती है। फोटो रेस्पिरेशन में ATP नहीं बनती, लेकिन श्वसन में ATP बनती है। फोटो रेस्पिरेशन में NADH2 का NAD में ऑक्सीडेशन होता है, जबकि रेस्पिरेशन में NAD का NADH2 में रिडक्शन होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होगा, रेस्पिरेशन के अंदर रिडक्शन होगा। ट्रांसएमिनेशन की क्रिया फोटो रेस्पिरेशन में होती है, NH3 निकलता है, इसमें नहीं होती है। फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की अधिक कंसंट्रेशन पे होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे कुछ हद तक ये निर्भर करती है रेस्पिरेशन। फिर हाई टेम्परेचर पर होता है फोटो रेस्पिरेशन, और श्वसन के लिए तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता, बढ़ता है तो भी होता है, कम होता है तो भी होता है। उसके बाद में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ लाइट में होता है, और ये लाइट और डार्क दोनों में होता है श्वसन। और फोटो रेस्पिरेशन ग्रीन सेल्स में होती है, whereas respiration occurs in all the cells. So these are a few differences between photorespiration and respiration. Now what is the significance of photorespiration? आखिर ज़रूरी क्यों है फोटोरेस्पिरेशन? देखिए, जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो सेल में क्या होता है कि फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के साथ में रिएक्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है उससे वो रिएक्ट करते हैं और उसको विघटित कर देते हैं।
क्या कौन कर देते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स के, प्लांट क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मिनिमम बनाए रखना ज़रूरी है या कम करे रखना ज़रूरी है। इसलिए एक एडिशनल प्रोसीजर होने लगा जिसको कि फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें कुछ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड और इस कारण से फ्री ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते और क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव procedure या protecting procedure of the chloroplast. And the harmful effect of photorespiration is that it reduces photosynthesis. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में RUBP जो था वो कार्बोक्सिलेज की तरह से काम कर रहा था, लेकिन अगर RUBP ऑक्सीजनेज की तरह से काम करने लग जाएगा तो केल्विन साइकिल नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो केल्विन साइकिल नहीं होगी, क्योंकि कॉमन एंजाइम है, या तो एक काम करेगा या दूसरा काम करेगा। सो इस तरीके से इट रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर अ फ्यू हार्मफुल एंड द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन. दैट इज ऑल फॉर फोटो रेस्पिरेशन. थैंक यू for a patient observation and hearing. Thank you so much. All the best.